नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज मन थोड़ा भारी है। बीती रात से ही वो इसलिए नहीं कि एक औद्योगिक घराने का स्टालवर्ड दुनिया छोड़ करके चला गया। इसलिए है कि वो स्टालवर्ड, वो नाम रतन टाटा, या कहें कि टाटा समूह, जिसने इस देश की बुनियाद को बुना, गढ़ा, और वो भी तब जब हम गुलाम थे। अंग्रेजों का शासनकाल था। वो 1868 का समय था जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह की नींव रखी। उसके पीछे जो सोच थी वो बिल्कुल साफ थी। देश का विकास और देश के सबसे निचले कमजोर तबके, उन सबको लेकर के चलने की बात थी। और 1868 से लेकर के आज 2024 टाटा समूह एक गजगामिनी की तरह धीरे धीरे खरामा चलते चलते दुनिया के 100 देशों तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, वैसे तो बहुत सारे औद्योगिक समूह भारत से भी निकले, आज भी हैं, बहुत सारे समूह हैं जो टाटा समूह से कहीं ज्यादा विस्तार उन्होंने पाया है, ज्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया है। लेकिन टाटा समूह ने जो भरोसा उपभोक्ताओं का हासिल किया, जो प्यार, जो मोहब्बत उपभोक्ताओं का उनको मिला, वो आज के पूंजीपतियों के बीच, अरबपतियों के बीच, खरबपतियों के बीच वो चीज आपको खोजे नहीं मिलेगी। जी हां, रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीती रात 86 साल की अवस्था में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो रतन टाटा जिन्होंने क्या क्या नहीं दिया इस देश को। हम बात कर रहे थे कि टाटा समूह की नींव 1868 में पड़ी, जे.आर.डी. टाटा, और उसके बाद 1962 का वो दौर जब रतन टाटा ने जमशेदपुर में एक साधारण सी अप्रेंटिस की नौकरी शुरू की, टाटा नगर में, जमशेदपुर में।
एकदम सामान्य से अन्य कर्मचारियों की तरह वो भी नीली वर्दी में ऑफिस आया करते थे, काम किया करते थे। 1962 और 2024 क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने इस देश को, चाहे वो जे.आर.डी. टाटा हो या रतन टाटा हो। हम अगर बात करें तो शायद हमारी उम्र के लोगों को पूंजीपतियों के नाम सिर्फ दो ही मालूम थे, बिरला और टाटा। और इन दोनों का सरोकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ देश से जुड़ा था, देश के विकास से जुड़ा था। आज हम टाटा समूह की ही बात करेंगे। वो आपके रगों में घुला हुआ नमक, या इस देश में पहली बार घर घर पहुंचने वाला, सुबह हो या शाम, जब आप काम के बोझ से थके होते हैं तो उससे राहत पाने के लिए, थोड़ी सी ऊर्जा हासिल करने के लिए आपको चाहिए होती है एक कप चाय, और वो चाय होती है टाटा की। नमक, चाय, और फिर विकास का जो दौर शुरू होता है, उसमें चाहे स्टील फैक्ट्री हो, हवाई जहाज हो, और आपको एक आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, हम दो और हमारे दो का सफर सुरक्षित हो, पति पत्नी भी सुरक्षित हो, हंसते खेलते हो, और बच्चे भी पूरी मस्ती के साथ सफर कर सके। दंपतियों के बीच, माता पिता के बीच दबे हुए से न हो दो पहिए की सवारी पर, उसके लिए टाटा नैनो कार, लखटकिया कार, हर आदमी का सपना कि हमारे पास भी एक कार हो, उसको पूरा करने की दिशा में वो कदम उठाने वाला और कोई नहीं, केवल टाटा समूह था। आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की धूम है, और हिंदुस्तान उस टेक्नोलॉजी में, हिंदुस्तान का युवा उस टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है। और वो युवा जब अपने देश में स्वदेशी टेक्नोलॉजी की कंपनी की बात करता है, सोचता है, जब वो बीटेक करके निकलता है तो उसके दिमाग में एक ही नाम होता है, टीसीएस। रतन टाटा एक बड़ा नाम
बिग 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 बी जिसे आप कहेंगे, वो नाम रतन टाटा का। और उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व, उनकी काम करने का सलीका अन्य पूंजीपतियों से एकदम अलग। कंपनी में युवाओं को बराबर की तरजीह देने वाले रतन टाटा युवाओं की सोच को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले रतन टाटा। कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उनकी कंपनी में काम कर रहा है या सड़क पर, बागीचे में, पार्क में यात्रा के दौरान रतन टाटा से कहीं उसकी मुलाकात हो जाए और किसी देश के विकास के लिए किसी भी मसले पर बातचीत चल निकले और कुछ एक नव उन्मेषी बात निकल जाए, तो रतन टाटा के लिए जैसे लगता था कि उन्होंने कोयले की खदान से हीरा पा लिया। सच्चे अर्थों में वो हीरे के पारखी भी थे। प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्हें कुत्तों से भी बहुत लगाव था। देश का पहला कारपोरेट ऑफिस ऐसा है जहां स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी स्थान बना हुआ है। यानी केवल इंसान ही नहीं, जानवरों के प्रति भी उनका जो अद्भुत प्रेम था, निश्चल प्रेम था, वो अद्भुत था। वो टाटा समूह जिसने इस देश में या दुनिया में सबसे घातक जानलेवा बीमारी कैंसर के इलाज के लिए ऐसे अस्पताल, ऐसे शोध केंद्र का निर्माण कराया जहां देश के आम लोगों को किफायती दर पर इलाज मिल सके, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बनारस हो। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, उसकी सोच एक किस्सा बताया जाता है कि जे.आर.डी. टाटा अपने एक विदेशी मित्र के साथ जब एक होटल में, आलीशान होटल में गए थे, तो गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया और उसी समय उन्होंने ठान लिया कि वो इस देश में एक ऐसा होटल खोलेंगे, होटल समूह खोल देंगे जहां दुनिया भर के लोग आएंगे और वाह वाह करेंगे। वो था ताज। दुनिया के देश के हर बड़े शहरों में आप
ताज होटल जरूर पाएंगे। और जब उसी ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ तो वो रतन टाटा उस होटल के बाहर एक किनारे सुबह से रात तक खड़े रहे। उस होटल के कर्मचारी होटल के अंदर लगातार ड्यूटी देते रहे कि वहां जो उनके कस्टमर हैं उनको कोई तकलीफ न हो, किसी की जान न जाने पाए। आमतौर पर किसी भी फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाए साधारण सा तो लोग बाहर निकल भागते हैं, और यहां आतंकी हमले का मामला था। बावजूद इसके वो सारे कर्मचारी होटल के अंदर जमे रहे। इसके पीछे की सोच सिर्फ यही थी कि वो टाटा समूह के कर्मचारी थे। आप सोच सकते हैं कि मालिकान और एक कर्मचारी के बीच का रिश्ता कैसा था। यह आज भी टाटा समूह के कर्मचारी उस समूह को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि वैसा प्रेम, वैसी मोहब्बत वो दिल का रिश्ता बन जाता है। ये काम टाटा समूह में ही देखने को मिलता है। दरअसल जो मैंने पहले आपसे नाम लिया, बिरला और टाटा, उसमें भी टाटा ने जो कुछ भी शुरू किया इस देश में, देश के विकास के लिए, उसकी सोच और नेहरू की सोच, पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उन दोनों की सोच लगभग समान थी। कहें कि एक सिक्के के दो पहलू थे तो गलत नहीं होगा। बनारस में कैंसर हॉस्पिटल होमी भाभा के नाम पर है। भाभा का और टाटा का और नेहरू का ये जो ट्रायंगल है, इस तीनों ने मिलकर के इस देश की बुनियाद को न केवल पुख्ता किया, बुनियाद न केवल खड़ी की, बनाई, बल्कि उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की। तभी आज मैं टीवी पर देख रहा था कि कहां कहां से लोग चले आ रहे हैं उस उद्यमी को अंतिम प्रणाम करने के लिए। ये सम्मान किसी उद्यमी का इसलिए है कि वो एक निष्ठावान, देशभक्त, ईमानदार और एथिकल बिजनेस पर विश्वास करना ऐसा व्यक्तित्व है। आज न सत्ता में एथिक्स है, न कारपोरेट्स में एथिक्स है। ऐसे में आज जो लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं,
मीडिया ने कई लोगों से बातचीत भी की, जिसमें सीधा सीधा यही कहा लोगों ने, एथिकल बिजनेस का भीष्म पितामह चला गया। ये तमगा इतनी आसानी से नहीं मिलता। आप कमा सकते हो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में आपका नाम हो सकता है, लेकिन कोई आपको एथिकल बिजनेस का भीष्म पितामह कहे, शायद इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा तमगा और कोई हो नहीं सकता है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि टाटा समूह आज भी अडानी समूह, अंबानी समूह से काफी पीछे है, लेकिन इन दोनों समूहों से एकदम अलग अपनी पहचान दुनिया में, अपनी साख बटोरने का जो काम टाटा समूह ने किया है, वो जे.आर.डी. टाटा और रतन टाटा ने ही किया है। इस देश में इंडियन एयरलाइंस का नाम जब भी आएगा तो टाटा समूह का ही नाम लिया जाएगा। एयर इंडिया, टाटा एयरलाइन से इंडियन एयरलाइंस और फिर वो टाटा समूह का हिस्सा बना इंडियन एयरलाइंस। रतन टाटा ने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया, उसे अपना हिस्सा बनाया, जिसे लेकर के शुरुआत में लोगों के मन में काफी आशंकाएं थी कि ये डूबती हुई नैया कैसे पार लगेगी, लेकिन उन सब को रतन टाटा ने अपनी काबिलियत से मुनाफे में तब्दील किया। तो फिर आखिर क्यों न कोई ऐसे बड़े पूंजीपति जिनको कि देश पर नाज है, जिन पर देश को नाज है और जिन्हें देश पर नाज था, आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कई माइलस्टोन तय किए 1868 से लेकर के 1962, उसके बाद 1903 ताज होटल, 2006 नैनो का सपना, सिंगूर से साणंद, नमक से चाय, चाय से स्टील, और जाने क्या क्या, और सबके पीछे, सारे उत्पादों के पीछे एक भरोसा,
कि टाटा का है तो सही है। तो जे.आर.डी. टाटा के बाद अगर आज ही इस देश में रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है, लेकिन एक चीज ये भी बता दूं कि रतन टाटा इसके हिमायती नहीं थे। एक बार पहले भी ये मांग उठी थी, तब उन्होंने खुद ही कहा था कि इस तरह का तोहफा उन्हें स्वीकार नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज, आज बीती रात से आज तक रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन टाटा समूह का हर दफ्तर खुला हुआ है। कर्मचारी रोजाना की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा ये लिख करके गए हैं कि हमारे मरने के बाद भी काम जारी रहेगा। ये होती है स्पिरिट। ऐसे देश के महान सपूत को सलाम। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।